हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आप कवर करेंगे, तो उनका बेसिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा आपको ध्यान में आ जाएगा भी, सेट्स। अब आपको लग रहा होगा कि सर सेट्स को तो हमें पता है, क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। भाई भले ही आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा हो, लेकिन आज इसके बारे में आप काफ़ी कुछ अलग सीखेंगे भी। तो सबसे पहले तो ये सेट्स है, ये चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारा कुछ जो भी चैप्टर है वो सारा सेट्स पे ही डिपेंड है। अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आगे जो भी टॉपिक होंगे वो भी काफ़ी आसानी से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स की। सेट्स होता क्या है, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, दो क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आने चाहिए भी। अब वो डेफिनेशन सभी को याद होगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट 11th में हर कोई पढ़ता है भी, कुछ नई चीज़ नहीं है उसमें। तो सबसे पहले जब सेट्स मैंने वर्ड लिखा तो आपके माइंड में दो क्वेश्चन आने चाहिए भी। पहला ये कि सेट है क्या, दूसरा ये व्हाई वी स्टडी सेट, भी हम पढ़ते क्यों हैं। अगर ये दो चीज़ें हमें पता लगी तो सेट के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी नॉलेज हो जाएगी। अब व्हाट का आंसर ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं सेट होता क्या है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो भी। इसके अंदर जो ये वेल डिफाइंड वर्ड आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी यहाँ वेल डिफाइंड लिखने की क्या जरूरत थी, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो लिख सकता था। इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अब ये जो सेट्स है, आपने जब 11th क्लास में पढ़ा था, क्या 11th से पहले तो शायद किसी ने नहीं सुना होगा भी सेट्स भी शायद कोई मैथ्स के अंदर टॉपिक आ जाए। अगर हम 11th से पहले की बात करें तो डेली लाइफ में हम सेट्स के बारे में काफ़ी कुछ सुनते आए हैं। जब बचपन में छोटे थे तब से सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि लेकिन हमें ये चीज़ें पता नहीं लगती कि मैथ्स का हम जब बचपन में यूज़ कैसे करते थे। सेट्स का आया तो अभी है ही, 11th से शुरू हुआ है, अब ग्रेजुएशन में देखने को मिला है। तो इसका मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको ताकि चीजें और भी आसान हो जाए। सेट्स के अंदर देखिए, जो घरों में बर्तन यूज होते हैं जैसे कप हैं, तो कपों का भी सेट आता है। जो कप्स होते हैं यानी कि 6 कप आते हैं एक बॉक्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ भी ये कप का सेट है। बर्तनों के सेट आते हैं, बुक्स के सेट आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सेट के अंदर आती है भी, ठीक है ना। जैसे शूज़ है वो पेयर के अंदर आते हैं, वो भी एक टाइप का क्या हो गया, सेट हो गया। अब सेट को हम पढ़ते क्यों हैं, उसका रीज़न देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेट को हम पढ़ते हैं फॉर दी ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग के लिए। अब ये ग्रुपिंग कहाँ से आ गया अभी, अब ये चीज़ें भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। ये जो वर्ड है ग्रुपिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। अब ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। लेट सपोज, आप यहाँ सपोज कीजिए कि मैंने आपके रूम में 1000 बुक्स रख दी भी। 1000 बुक्स, ध्यान से समझना, 1000 बोला है मैंने, तो 1000 बुक्स का ढेर लगा दिया मैंने, अरेंज नहीं की, वैसे ही डाल दी। और मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई इसमें कहीं ना कहीं 8th की साइंस की बुक है, आप ढूंढ दीजिए। तो आपको क्या लगेगा, सर 1000 बुक है, क्या पता 8th की साइंस की बुक हो ना हो, कहाँ ऊपर है नीचे है, काफ़ी टाइम लग जाएगा ढूंढने में। लेकिन अगर मैं उन्हीं बुक्स को अगर इस तरीके से आपकी टेबल पर अरेंज कर देता, हाँ भाई ये सारा सेट 8th का है, ये आगे 9th की बुक है, आगे 10th की है, +1 की है, +2 की है, टोटल जितनी भी क्लासेस की है मैंने 1000 बुक रख दी कंबाइन करके। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई 8th की साइंस की बुक निकालो, आप कहाँ जाओगे, 8th वाले सेक्शन में जाओगे। यहाँ भी 8th साइंस की बुक ये दिख रही है, हाँ सर मिल गई, तो काफ़ी आसान हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि इस वजह से ग्रुपिंग
पढ़ना जरूरी है। ग्रुपिंग से चीज़ें आसान हो जाती हैं, उनको समझना, उनको पढ़ना, उनको अरेंज करना, ये सारी चीज़ें ग्रुपिंग की वजह से आसान हो जाती है। अब आप लाइब्रेरी में बैठते होंगे, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें रखी होती हैं। अगर आपको मैथ्स की बुक ढूंढनी है और लाइब्रेरी वाले ने इधर उधर लगा दिया कि मैथ्स एक साइंस पता नहीं कहाँ कौन सी क्लास है, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन से शुरू होते हैं, लास्ट तक ढूंढते जाते हैं, नहीं मिली भी, आगे सेकंड लाइन में। लेकिन अगर आपको लाइब्रेरी के अंदर ऐसे पोर्शन मिल जाता है, हाँ भाई यहाँ पे ग्रेजुएशन की बुक है सारी मैथ्स की, यहाँ ग्रेजुएशन की बुक्स है फिजिक्स की, यहाँ केमिस्ट्री की, तो आप सीधा क्या करोगे, उस सेक्शन में जाओगे मैथ्स वाले में और वहाँ से उठा के एक बुक ले आओगे। तो दिस मीन्स ग्रुपिंग के लिए हम किसको पढ़ते हैं, सेट्स को। और ये सेट्स थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं। अभी मैथ का जो टॉपिक है सेट्स थ्योरी, ठीक है ना, उसके अंदर आता है सेट्स। क्लियर, जैसे ब्रांच बोल सकते हैं ना आप, जैसे ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच होती है, तो सेट्स थ्योरी के अंदर सेट्स आता है। और सेट्स होता क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब इस वेल डिफाइंड वर्ड का जो मीनिंग है वो कुछ रूल रेगुलेशन से है भी, कुछ ऐसे रूल के अकॉर्डिंग उनको इकट्ठा करना है। ये नहीं है भी कुछ भी उठाया और इकट्ठा कर दिया हो गया सेट, ऐसे नहीं भी, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ उनमें होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उनकी मैच करनी चाहिए, तभी वो सेट माना जाएगा, अदरवाइज वो सेट नहीं है। रीजन मैंने बता दिया क्यों पढ़ते हैं ग्रुपिंग के लिए। एक एग्जांपल और देता हूं और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब मान लिया किसी की फैमिली जॉइंट है, 10 से 12 मेंबर है फैमिली के अंदर। अब फैमिली में अगर किसी एक पर्सन की शादी हो जाती है, शादी फिक्स कर दी जाती है, तो शादी से पहला काम होता है शॉपिंग का भी। तो क्या करते हैं कि सारे जो फैमिली मेंबर है वो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, और शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं तो वो गाड़ी में इतना सामान भर के ले आते हैं, किसी के जूते हैं, किसी के कुछ है, किसी के कपड़े हैं, इनकी बहुत सारी चीज़ें। घर आके फिर वही चीज़ें बच्चों की लड़ाई हो जाती है, नहीं ये चीज़ मेरी थी, ये चीज़ मेरी थी, ऐसा कुछ। यानी कि अगर उनको भी अलग से पैकिंग करके ये दे दिया जाए, हाँ भी फर्स्ट मेंबर तेरा सारा सामान इस बैग में है, उठाओ और चलो भी, फर्स्ट हो गया, सेकंड उठाओ और चलो भी, लेकिन वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, हाँ भी डाल दो, घर जाके निकाल लेंगे, वो वाली चीज़ें। तो इस वजह से ग्रुपिंग जरूरी है। तो ग्रुपिंग के लिए ही हम क्या पढ़ते हैं, सेट्स पढ़ते हैं। अब सेट्स का व्हाट एंड वाई का आंसर मैंने आपको दे दिया कि है क्या और क्यों पढ़ते हैं। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। अब आपने कुछ नोटेशन देखी होगी, जैसे एन हो गया, यहाँ से डब्ल्यू हो गया, क्यू हो गया, भी आई हो गया, उसके बाद आर है, सी है। ये काफ़ी सारे वर्ड हैं जो कैपिटल लेटर में लिखे हैं, इनका मीनिंग आपको पता होगा। ये भी क्लास 11th का टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि एन से डिनोट करते हैं उसको। डब्ल्यू को सेट ऑफ होल नंबर्स बोलते हैं भी हम। उसके बाद क्यू को सेट ऑफ रेशनल्स बोलते हैं। उसके बाद आई है जो सेट ऑफ इरेशनल बोला जाता है। इरेशनल्स नंबर का जो सेट है उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, आई से। आर का मीनिंग क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल्स, या फिर सी का मीनिंग क्या होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो सारा कुछ सीख चुके हैं, भी नया क्या है, नया भी मिलेगा आपको, शांति रखें थोड़ा। तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद अब सेट की नोटेशन आपको सिंपल पता होगी कि जैसे अगर ए मैंने कोई सेट लिखा है 1 2 3 4 5 या जो भी है ये, तो ये करली ब्रैकेट हम यूज करते हैं। मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना देता हूँ। तो करली ब्रैकेट कुछ इस तरीके से बनती है, इस तरीके से, ठीक है ना। वो बुक्स में तो बड़ी अच्छी लिखी होती हैं, तो इस तरीके से वहाँ से आप समझ लें। तो ये सेट को डिनोट करने का तरीका है कि करली ब्रैकेट का यूज़ करोगे आप, या मिडिल ब्रैकेट भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अब सेट्स के अंदर जो ये लिखे होते हैं, ये ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं, नंबर हैं या फिर कुछ भी है, इनको हम बोलते हैं भी एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, या फिर इनको हम बोलते हैं मेंबर भी। ये सेट के मेंबर हैं, लेकिन मैक्सिमम आप एलिमेंट ही पढ़ोगे, मेंबर कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये सेट के एलिमेंट है भी। उसके बाद सेट्स के फिर टाइप आ जाते हैं भी। ये जर्नल सी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। सेट के टाइप में पहला आता है भी फाइनाइट सेट, दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट यानी कि फाइनाइट, इनफाइनाइट आपको पता लग रहा है। फाइनाइट यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल मेंबर हों,
जैसे ये अभी वही सेट लिख दिया मैंने, देखो काउंट करोगे तो आप क्या बोलोगे, सर 4 ये एलिमेंट है, काउंट कर लिए, हो गया फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मीनिंग क्या है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 और आगे ये डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए हाँ भी बताओ इसमें एलिमेंट कितने हैं, आप क्या बोलोगे, सर नहीं बता पाएंगे, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, क्या पता लास्ट वैल्यू क्या हो। दिस मीन्स ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद अब आपने पढ़ा था भाई सबसेट, ठीक है ना, सबसेट्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। सबसेट का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने इस सेट को नाम दे दिया अभी ए, ये वाला जो सेट है, इस सेट को नाम दे दिया अभी बी, यानी कि 1 2 3 5। अब आप चेक कर किए ये जो 1 2 3 5 हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हैं, यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि अगर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि बी है जो वो सबसेट है ए का। अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसमें खास बस व्हाट एंड वाई का आंसर देना था, भी क्यों पढ़ते हैं। बाकी सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं ये ऑलरेडी सभी को पता होती हैं और पता होनी भी चाहिए भी, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से सीख चुके हैं, ये सारा बेसिक सा था। अब हम शुरुआत करेंगे ग्रेजुएशन के सेट की। जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये बेसिक आपको बताना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है अभी पढ़े तो एक बार थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है। क्लियर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाउंडेड अबव सेट्स, अनबाउंडेड अबव सेट्स। नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो सेट, इसी तरीके से अनबाउंडेड बिलो सेट्स। बाउंडेड सेट क्या होता है, कंप्लीट। अनबाउंडेड सेट्स क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है और लिस्ट एलिमेंट क्या है भी। अब ये सारे आपके ग्रेजुएशन के टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेजुएशन से रिलेटेड, जो अभी हमने पढ़ा वो सारा एक रिवीजन था सेट्स का। तो फर्स्ट है बाउंडेड अबव सेट्स। बाउंडेड अबव का अर्थ क्या होता है, जैसे नाम से आपको कुछ पता चल रहा है, बाउंडेड का मीनिंग बंधन से रिलेटेड है, अबव का मीनिंग ऊपर से, बाउंडेड अबव सेट्स। तो यहाँ से देखिए लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर एस कोई भी एक सेट है जो क्या है, नॉन एम्प्टी है, देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव। तो एस को किस कंडीशन पे हम बाउंडेड अबव सेट्स कह सकते हैं, देन इफ देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट है एक्स जो सेट एस से है, एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो, K1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी कि एक्स एक एलिमेंट लिया है कौन से सेट का, एस का, तो वहाँ K1 एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे एक्स की वैल्यू या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो। हेयर K1 इज द अपर बाउंड, तो उस केस में हम K1 को अपर बाउंड बोलते हैं गिवन सेट का। एक एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, ये नंबर लाइन है भी। नंबर लाइन पे आपने नंबर्स ड्रॉ किए होंगे, हम बीच में रखते हैं जीरो को, जब राइट साइड बढ़ते हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और जब हम लेफ्ट साइड की ओर आते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। लेट अस सपोज ये हमने कोई भी सेट लिया है, ये सेट के एलिमेंट हैं जो नंबर लाइन के ऊपर लिखे हैं भी, यहाँ से यहाँ तक ये है सेट, ये कोई भी सेट है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू मिली, लेट सपोज ये यहाँ K1 है, नेक्स्ट वैल्यू है जो ये K2 है, नेक्स्ट वैल्यू है जो वो K3 है, सो ऑन काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे बुक में बॉक्सेस भी बने हुए, आप वो भी बना सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जस्ट क्या है, एलिमेंट है, या फिर ये वैल्यूज़ आप कह सकते हो इनको इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर इस सेट से जस्ट आगे का एलिमेंट हम देखते हैं तो वो क्या है, K1, वो क्या है, K1। तो जस्ट इससे आगे का एलिमेंट जो इस सेट के सारे एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो, तो इस वजह से हम K1 को क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, और उस सेट को भी हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड अबव सेट। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे S इक्वल टू 1 2 3 4 हम ले लेते हैं। ये कोई सेट है, अगर हमें इसका अपर बाउंड फाइंड आउट करना, अपर बाउंड का मीनिंग सबसे बड़ी वैल्यू, ये समझ लो आप, अपर बाउंड इसका क्या रहेगा, 4 रहेगा भी। अब यहाँ पे इस सेट का जो अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, 4 होगा। आप इसको वैल्यू के हिसाब से देखें, आप अरेंजमेंट के हिसाब से नहीं। अगर इसी सेट को मैं यहाँ 4 3 2 1 लिख दूँ तो है तो अब भी यही एस सेट। अब देखो वैल्यू का ऑर्डर चेंज करने से सेट में इफेक्ट नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स होती है। अब आप ये मत सोच लेना कि 1 अपर बाउंड होगा, अब भी अपर बाउंड 4 ही रहेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अपर बाउंड। अब बात ये आती है कि एक सेट के कितने अपर बाउंड हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने 4 लिखा है, 4 अपर बाउंड है, अगर मैं 5 लिख देता, 5 भी इसका अपर बाउंड है, 6 अपर बाउंड है, ये बहुत सारे अपर बाउंड लाई करते हैं। तो दिस मीन्स इस सेट का जो अपर बाउंड होगा 4, यानी कि वह
छोटी से छोटी वैल्यू जो गिवन सेट्स में सबसे बड़ी हो, ध्यान से समझना, वह छोटी से छोटी वैल्यू जो गिवन सेट्स के एलिमेंट में सबसे बड़ी या सबसे बड़े के इक्वल हो। जैसे x लेस देन इक्वल टू क्या लिखा है k1, यानी कि ये 4 एक ऐसी वैल्यू है जो इस सेट में भी बिलोंग करती है और इसके इक्वल भी है और सबसे बड़ी भी है, ठीक है ना। यानी कि लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। दिस मीन्स 4 इसका क्या होगा, अपर बाउंड होगा। क्लियर। उसके बाद ये था बाउंडेड अबव सेट्स। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है अनबाउंडेड अबव सेट्स। अब काफ़ी सारे सेट्स ऐसे हैं जिनका हम अपर बाउंड फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपर बाउंड किसी भी सेट का हम तभी फाइंड आउट करेंगे जब उस सेट के किसी एलिमेंट की हमें मैक्सिमम वैल्यू पता हो। हाँ भी ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख देता हूँ, दिस मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन, लास्ट में हमने छोड़ दिया, और आपसे बोला जाए कि अपर बाउंड फाइंड आउट करो, यानी कि सेट में ही बता दो कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। दिस मीन्स हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, लास्ट तक कहां तक जा रहा है हमें खुद नहीं पता। दिस मीन्स यहां पे अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जैसे सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इन किसी भी सेट्स में अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि जो मेन पॉइंट है वो क्या है, अगर सेट इनफाइनाइट टाइप का है, इनफाइनाइट यानी कि लास्ट में हम नंबर को काउंट ही नहीं कर पा रहे, तो दिस मीन्स उसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा और वो सेट भी क्या हो, इनफाइनाइट हो। क्या पता वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो, ठीक है ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी तो लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं बोल दूं S1 कोई सेट है कि 10 है, 9 है, 8 है, सो ऑन। अब आप बोलेंगे सर आपने क्या बोला था कि इनफाइनाइट सेट हो तो अपर बाउंड लाइन नहीं करता। अब इसका अपर बाउंड तो हमारे पास 10 है, यानी कि लोएस्ट वैल्यू का तो हमें करना है कुछ नहीं, अपर बाउंड हम निकाल रहे हैं। तो ध्यान रहे इनफाइनाइट सेट में अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तब अपर बाउंड नहीं होगा, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया तो अपर बाउंड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होगी, उसकी अपर बाउंड होगी भी। क्लियर। अब सेकंड है अनबाउंडेड अबव। अब अनबाउंडेड अबव मैंने जो अभी बताया यही कंप्लीट इसी तरीके से, यानी कि जहां लास्ट में कोई भी एलिमेंट ना हो, मैक्सिमम वैल्यू वहां ना पता हो। इस केस में नहीं पता थी, लेकिन इसमें अपर बाउंड 10 हो गया। क्लियर। उसके बाद बाउंडेड बिलो सेट्स, जैसे अभी हमने अपर के लिए किया है अपर बाउंड और एक दूसरा होता है लोअर बाउंड। अब जैसे यही सेट है, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे अब इनको रफ कर देते हैं, अगर यही एलिमेंट इस तरीके से हो जाए, यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरा एलिमेंट यहाँ हो, नेक्स्ट जो तीसरा एलिमेंट है वो यहाँ पे हो, इस तरीके से। लेट सपोज ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। मैं यहाँ टिक मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कंप्लीट हो चुका भी, जो बाउंडेड अबव और अनबाउंडेड अबव। अब हम दोनों में बिलो की बात करेंगे, ठीक है ना। ये डेफिनेशन किसके लिए थी, अबव के लिए। अब सेम डेफिनेशन यूज होगी बाउंडेड बिलो के लिए। लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन S इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट x। अब यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू K1। हेंस यहाँ जो K1 है उसको हम क्या बोलेंगे, अपर की जगह अब क्या लिख देंगे, लोअर बाउंड लिख देंगे, ठीक है ना। अपर की जगह क्या आ गया, ये लोअर बाउंड में चेंज होगा। क्लियर। अब यहां से देखो, जैसे इस सेट में है 1 2 3 4, एक ही सेट से सारा कुछ कवर कर देंगे। 1 2 3 4 में अगर आप देखते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 है। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 है। तो इसका अगर हम लोअर बाउंड निकालते हैं भी, लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। लोअर बाउंड और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 1 से छोटी वैल्यू 0 भी इसका लोअर बाउंड है, -1 -2 -3 सो ऑन, काफ़ी सारे लोअर बाउंड हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग का लोअर बाउंड है वेरी फर्स्ट, वो क्या है, 1 है। वो सेट के अंदर हो भी सकता है, सेट के अंदर नहीं भी हो सकता है। कंडीशन अगर आपसे बोले भी लोअर बाउंड, आप 0 बोल दिया तो आप गलत नहीं है। अगर पूछे भी सेट में से ही लोअर बाउंड बताओ तो आप क्या बोलोगे, सर 1 है। तो इसका लोअर बाउंड हो गया अभी 1। उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर है z, यानी कि जिसके सेट को हम z से डिनोट करते हैं। अगर इंटीजर को हम लिखें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं डैश डैश -3 -2 -1 0 1 और सो ऑन, इस तरीके से। अब ये क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर होगा। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू यहाँ पता ही नहीं क्या है, तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा।
करेगा। अगर इस केस में आप इसका लोअर या फिर अपर बाउंड निकालते हैं, लोअर या फिर अपर बाउंड, यानी कि इसमें दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते भी, ना लोअर बाउंड और ना ही अपर बाउंड। क्लियर? तो ये है सेट ऑफ इंटीजर जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अब ये जो मान लिया नेचुरल नंबर वाला केस है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड बिलो सेट है। अब ये जो फोर्थ केस था अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो का अर्थ क्या हो गया कि उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर आप लोअर बाउंड निकालते हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहां पे आप लोअर बाउंड निकालते हो, इस वाले केस में लोअर बाउंड, तो यहां पे लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो ये 4 टॉपिक हो गए हमारे। पहले 2 क्या थे, बाउंडेड और अनबाउंडेड अबव, और नेक्स्ट 2 क्या थे, बाउंडेड और अनबाउंडेड बिलो। यानी कि बिलो का मीनिंग मिनिमम से रिलेटेड है, अबव का मीनिंग मैक्सिमम से रिलेटेड है। तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट्स। अब बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट क्या होते हैं? बाउंडेड सेट का अर्थ क्या है कि एक ऐसा सेट जिसका अपर प्लस लोअर दोनों बाउंड एग्जिस्ट करते हों भी, क्या हो, दोनों बाउंड एग्जिस्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सेट। भी अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है, दिस मीन्स वो क्या हो गया, बाउंडेड सेट। अब सेट ऑफ इंटीजर है, बाउंडेड नहीं है। क्या नहीं है? बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ना मिनिमम वैल्यू पता ना मैक्सिमम वैल्यू पता। अब कोई भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लिया S2 कोई सेट है, मैंने लिखा 7, 8, 9, 10 और 11। अब आपसे पूछा जाए बताओ भी बाउंडेड है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, सर ये जो इसका ग्रेटेस्ट जो अपर बाउंड है यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू 11, या फिर लोअर बाउंड है जो छोटी वैल्यू है 7। अब लोअर बाउंड भी अपर बाउंड भी दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दिस मीन्स ये सेट कौन सा हो गया, भी बाउंडेड सेट है। ये अपर बाउंड भी और लोअर बाउंड भी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब ये नेक्स्ट कंप्लीट हुआ, यानी कि जिसमें दोनों बाउंड एग्जिस्ट करते हो। अब उसके बाद अनबाउंडेड सेट, ठीक है ना। अनबाउंडेड सेट का मीनिंग क्या है? अगर कोई सेट ऐसा है जैसे ये वाला नेचुरल नंबर का केस, अब इसको हमने देखा कि ये जो लोअर बाउंड है 1 ये एग्जिस्ट करता है, भी क्लियर है। लेकिन अगर इसका अपर बाउंड हमें नहीं मिला, अब अपर बाउंड नहीं है लेकिन लोअर बाउंड है, क्या इसको बाउंडेड कह सकते हैं? नहीं कह सकते भी। तो ये जो अनबाउंडेड सेट है इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड 2 हो गए, और दोनों, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी चीज गायब है, मान लिया उसका लोअर बाउंड नहीं है अपर है, तो दिस मीन्स फिर भी अनबाउंडेड रहेगा। अगर अपर है लोअर नहीं है फिर भी क्या रहेगा, अनबाउंडेड रहेगा। और अगर दोनों ही नहीं है तो फिर तो अनबाउंडेड है ही। दिस मीन्स इन दोनों का होना भी मस्ट है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर दोनों होंगे तो ही बाउंडेड होगा, अदरवाइज वो किस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, अनबाउंडेड वाली कैटेगरी के अंदर। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली 6 डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। जो नेक्स्ट 2 हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट एलिमेंट, ये बिल्कुल सिंपल सी है, आप बुक में से भी देख सकते हैं। जैसे ये वाला सेट था S2, हमसे पूछेगा कि भाई ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताओ भी, सबसे बड़ी वैल्यू, भाई काउंटिंग तो सभी को आती है, दिस मीन्स 11 हो गया, क्लियर। ऐसे ही लिस्ट एलिमेंट पूछे तो क्या हो गया, 7 हो गया। इस सेट के अंदर से ही बताना है, बाहर से नहीं, बाहर से तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। किसी भी सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट यानी कि बड़ी से बड़ी वैल्यू, लिस्ट एलिमेंट यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू, तो ये 2 तो अंडरस्टूड हैं। तो ये काफी सारे टॉपिक हैं जो आपको आने चाहिए, अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है। और बुक में और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इमेज चेंज होगी। तो ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं इन डेफिनेशन से अलग, रिमार्क्स वगैरह भी, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है भी, क्लियर। क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जांपल देके समझाया गया है। हाँ भी इस सेट का अपर बाउंड ये है, इसका लोअर बाउंड ये है, इंटीजर का केस ये है, नेचुरल नंबर का केस क्या है, रियल नंबर का केस क्या है। यानी कि नंबर सिस्टम से जुड़े सारे केस आपको पता होने चाहिए कि किस में अपर बाउंड है, किस में लोअर बाउंड है, कौन सा बाउंडेड है, कौन सा अनबाउंडेड है। ये सारी चीजें अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तो तभी सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। तो ये थे हमारे टॉपिक, यानी कि बाउंडेड अबव सेट्स, अनबाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, ऐसे ही नीचे बिलो, बाउंडेड अनबाउंडेड, ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट।